हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिकल ओवरव्यू ऑफ केमिकल रिएक्शंस करने वाले हैं। ओवरव्यू में इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज पूरा चैप्टर एक वे से समझाना वो बात की बात है। पहले हम चैप्टर को समझ लेते हैं कि चैप्टर क्या बोलने जा रहा है और उसमें हमें क्या क्या चीजें हैं जो मेन पॉइंट है, जहाँ से वो क्वेश्चंस बनते हैं, जहाँ से हम अपने आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी सीख लेंगे कि उसमें किस तरह से प्रॉपर्टीज और किस प्रॉपर्टीज को किस तरह से हम अपने क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो पहला है, फर्स्ट हम स्टार्ट करें केमिकल रिएक्शन। पहला है केमिकल रिएक्शन। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, न्यूक्लियर प्रोसेस। तीन तरह की प्रोसेसेस हैं जिंदगी में जिनके हिसाब से आपकी जिंदगी चलती है, और उनमें से पहली है फिजिकल प्रोसेस, जिसमें कोई नई चीज नहीं बनती है, कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है। ठीक है, और अगर हम दो तीन चीजों को मिला भी दें तो उनकी प्रॉपर्टीज वही रहती हैं जो उनकी बेसिक थी। जैसे कि हमने पानी और रेत को मिलाया तो रेत और पानी ने अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को लूज नहीं किया। अब आते हैं केमिकल रिएक्शंस और प्रोसेस इन विच अ न्यू substance is formed. ठीक है, whereas whereas the constituent या the substance which are used lost their chemical and physical properties. केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। ये ऐसा है कि आपने कोई दो सब्सटेंस, दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को लिया, उनको मिलाया, उनके बीच में कुछ रिएक्शन हुआ और एक नई चीज बन गई। लेकिन वो जो नई चीज बनी उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी जिन सब्सटेंसेस से उसको बनाया गया। फॉर एग्जांपल मैं एक लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमने ये दो सब्सटेंस लिए, मिलाए, और आपके पास बन गया वाटर। क्या बन गया? वाटर। ठीक है, तो हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज है, लेकिन वाटर के लगे हैं। अब देखो, ये दोनों गैसेज हैं और पानी जो है वो आपको लिक्विड स्टेट में मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ का मतलब कि एक नई चीज बन गई। अब ऑक्सीजन जो है, इट स्पोर्ट्स द फायर, ये आग लगाने के बिना ऑक्सीजन से आग नहीं लग सकती है, जबकि पानी जो है वही आग बुझाने के काम आता है। तो देखो, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। ठीक है, यहाँ स्टेट भी चेंज हो गई है, ये दोनों गैसेस थी और यहाँ क्या बन गई है? लिक्विड बन गया। ठीक है, तो ये एक तरह का रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसको समझते हैं, अब इसके आगे रखते हैं हम। केमिकल रिएक्शन था, अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की। अब कई बार जैसे हमने मान लो यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो ये बहुत अजीब सी चीज है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन है, ठीक है, वाटर है, लेकिन उसका समझ नहीं आ रहा है कि वो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, तो इस चीज को जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, so it is a symbolic representation of chemical reaction. It is a symbolic form of chemical reaction. तो हमने जैसे मान लो इसी को मैं बेस लेकर चलो, मैंने लिख दिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और भैया मैंने यहां दे दिया आपको वाटर। क्या दे दिया? वाटर। तो इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का लिया, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लिया और एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन गया। लेकिन ये सच नहीं है अभी फिलहाल तक, क्योंकि हम इनिशियल स्टेज में है। किस स्टेज में है? इनिशियल स्टेज में है। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म हुई, लेकिन सही तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां देखूं तो यहाँ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में दो एटम थे हाइड्रोजन के, यहाँ ऑक्सीजन के दो एटम थे
ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पे। लेकिन वाटर में क्या हुआ, यहाँ 2 हाइड्रोजन के हुए लेकिन ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो ये कहाँ गया? क्योंकि यहाँ 3-4 लॉज हैं, उनमें से पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जो किसी भी केमिकल या फिजिकल रिएक्शन में द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ बराबर नहीं हो रहे हैं भैया। तो इसके लिए हमें एक और स्टेप आगे जाना होता है, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस चैप्टर में जो एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है एग्जाम में, वो ये है कि मेक अ केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बनाएं। तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं बनाने के लिए, ठीक है। पर बेस्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड जो है वो हिट एंड ट्रायल मेथड है। बेस्ट है हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। आप गैस करेंगे और बराबर करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं इस क्वेश्चन को लेता हूँ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव यू वाटर। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ भी 2 हैं, तो ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन ऑक्सीजन के 2 हैं और यहाँ 1 है। तो क्लास 10 में आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की होगी, तो वहां आप किसी भी कोफिशिएंट को बैलेंस कैसे करते हैं? उस नंबर से मल्टीप्लाई करके। जैसे मान लो आपके पास यहाँ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और नीचे लिखा है 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 8। तो आप क्या करोगे? इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये बैलेंस हो जाए। यस सुनो। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के तो 2 हो गए लेकिन हाइड्रोजन के 4 हो गए, क्योंकि ये से मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम इधर बैलेंस कर देंगे। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। इसको हम एक पूरी सीरीज बनाएंगे, एक पूरा वीडियो इसके ऊपर बनाया जाएगा कि कैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जाती है, ठीक है। अब आपके पास रिएक्शंस थे, केमिकल रिएक्शंस। अब उन केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स जो है वो मेन रखती हैं। क्या है? टाइप्स। किस किस तरह के केमिकल रिएक्शन हमारी जिंदगी में है और उनको हम कैसे डील करते हैं, ठीक है। ये अब लंबा हो जाएगा, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे सीधा क्या है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जब भी बात करते हैं कंबाइन की, कंबाइन में क्या होता है? जोड़ना। कंबाइन का सिंपल शब्द क्या है? जोड़ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपके पास क्या हो जाएगा? 2 और मोर substances combine to form a single product, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलेंगे और दे विल फॉर्म यू एक सिंगल मॉलिक्यूल सी, एक सिंगल कंपाउंड, ठीक है। एक से ज्यादा नहीं, कंबाइन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं आपस में। ये जुड़ना भी, इसकी भी आगे कैटेगराइजेशन है, लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे हैं, हम सिंपल सिंपल कर रहे हैं। जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल ले लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इट फॉर्म यू वाटर। तो ये एक ही मॉलिक्यूल बना ना आपका, ठीक है। ऐसे ही आप मान लो कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, एक रिएक्शन। क्या ले लो? कैल्शियम ऑक्साइड। अब आप इसको रिएक्ट करा दो कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ, तो इट विल फॉर्म यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो ये एक ही बना ना, तो ये आपका पहला हो गया। अब हम इसके बात करेंगे जहां कॉम्बिनेशन होता है, वहां जहां जिंदगी में जुड़ना होता है वहां जिंदगी में टूटना भी होता है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी एक जैसी चलती है। तो कॉम्बिनेशन का उल्टा क्या हो जाएगा? डीकॉम्पोजिशन। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये डी वर्ड बहुत याद रखना। ये डी वर्ड का मतलब होता है टूटना या रिवर्स में जाना, ठीक है। तो जहां जिस भी फिजिकल या किसी भी वर्ड के पीछे डी लग जाएगा तो उसका मतलब है कि ये टूट जाएगा। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है द ब्रेकिंग ऑफ सिंगल
compound to its constituent, या कॉन्स्टिट्यूएंट को वर्ड को हटा देते हैं, वो जरूरी नहीं कि हर बार आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट ही बने, कुछ और भी बन सकता है, ठीक है। टू मोर सिंपलर मॉलिक्यूल, मोर सिंपलर मॉलिक्यूल, उसमें वो चला जाए, ठीक है। अब इस चीज को समझे हम, ठीक है। मान लो मैंने एक कंपाउंड ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, अब मैंने इसको डीकम्पोज किया, अभी मैं बता नहीं रहा हूं कैसे डीकम्पोज करें, बट हमने लिख लिया डीकम्पोज किया। तो ये क्या करेगा, जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम डीकम्पोज करेंगे, इट विल फॉर्म यू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो यहां से उल्टा चल रहा है ना, यहाँ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी था, यहाँ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी हो रहा है, टूट रहे हैं, टूट रहे हैं। जैसे आपने घर पे पिज्जा मंगवाया और 2 टुकड़े कर दिए या 3 टुकड़े कर दिए, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू डीकम्पोज रिएक्शन। इसको थोड़ा सा यहां किस कंडीशन में ये होता है वो समझना पड़ेगा। तो डीकम्पोजिशन जो है वो 3 डिफरेंट कंडीशंस में होता है। पहला है हीट की वजह से, ये ऐसे ही है जैसे 2 दोस्तों में लड़ाई करानी तो हीट दे दी, बकवास कर दी, लड़ाई होगी, हीट। सेकंड है इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन, करंट दे दिया। और थर्ड है फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब इन तीनों का भी आपकी लाइफ के साथ बहुत वो है। हीट का मतलब आपने सुना और लड़ लिए, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक का मतलब ये सुना मतलब तीसरे ने बोला, तीसरा। इलेक्ट्रिक का मतलब आपस में तुम बहस कर पड़े, जेलस। और थर्ड फोटो, फोटो का मतलब देख लिया और लड़ पड़े, देख लिया और लड़ पड़े। तो ये तीनों आपकी लाइफ मतलब पूरी केमिस्ट्री और मैथ आपकी लाइफ के साथ ही चलेगा। तो हीट क्या है, हीट दी, हीट का मतलब है एनर्जी। और जब हम फिजिकल लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में बात करते हैं हीट और एनर्जी की, हीट एनर्जी की, तो हम उसको बोलते हैं थर्मल। क्या बोलते हैं, थर्मल। आप वार्मर डालते हैं ना तो वो थर्मल वार्मल, थर्मल वर्ड का यूज करते हैं आप, थर्मल इंसुलेशन। जैसे हॉस्पिटल में होती है थर्मल इंसुलेशन, एंड सेंट्रली हीटेड जो बिल्डिंग्स होती हैं तो उसमें थर्मल इंसुलेशन होती है, मतलब हीट एनर्जी बाहर ना जाए। तो हीट का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आग किसी भी फॉर्म में आपने हीट दे दी उसको। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या है, आप उसका पहला एग्जांपल ले सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जो अभी हमने लिया, इसको हमने हीट किया तो ये साइन हीट का, ठीक है। तो जब हम इसके रिएक्शंस की बात करेंगे तो मैं आपको सारा बताऊंगा कि कौन कौन से साइन का मतलब क्या है। तो अभी हम ये ध्यान रखना कि हम अभी ओवरव्यू कर रहे हैं चैप्टर का, चैप्टर पढ़ नहीं रहे हैं। तो जिन बच्चों को पहले से पता है उनको ये बात जल्दी से समझ आ जाएगी, जिन बच्चों को नहीं पता है तो वो जब नेक्स्ट पार्ट आते जाएंगे एक एक करके तो फिर उनको ये सारी कहानी याद आ जाएगी। तो ये वीडियो उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपका टेस्ट हो या एग्जाम्स हो, तो आप डायरेक्टली इस पर जा सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो अगर आप दिमाग लगाना चाहते हो। अगर आपने रटना है फिर तो आप जो मर्जी करो, 100 किताबें ले लो, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर दिमाग से पढ़ना है तो आपको ये उसमें बहुत काम आएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने हीट किया एंड इट विल गिव यू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और मैं बताऊंगा कि जैसे कार्बोनेट है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ही दे रहा है। अगर मान लो आपके पास सल्फेट है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड देगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं टीचर से कि सर हम रिएक्शन कैसे याद करें, कि हमने वो किया तो वो प्रोडक्ट कैसे बने। तो ये देखो साइंस, वो चाहे फिजिक्स है चाहे केमिस्ट्री है, उसमें मदर नेचर ने एक सिमिट्री रखी होती है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होता जो अपने आप हो रहा है। हर चीज के होने पर हर रिएक्शन के प्रोडक्ट रिएक्टेंट सब एक सिमेट्रिकल वे में चलता है। तो अगर आपने वो सिमेट्री समझ ली तो आपको रिएक्शंस याद नहीं करने पड़ेंगे, आपको पता होगा। जैसे मान लो सल्फेट का याद कर लिया कि सल्फेट है
और स्ट्रॉन्ग मेटल उसके साथ लगा हुआ है तो हमेशा वो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ही देगा आपको। अगर कार्बोनेट है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही देगा। अगर कंडीशन चेंज हुई तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी दे सकता है। ठीक है, जैसे एसिड और बेस को रिएक्ट किया तो पता है कि वो सॉल्ट और वाटर ही देगा और कुछ नहीं देगा। ठीक है, लेकिन अगर वही आपका जो एसिड है उसमें कार्बोनेट जुड़ा हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में आएगी, जैसे कार्बोनिक एसिड्स हैं जो आपके दांतों को खराब करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगी जैसे जैसे हम चैप्टर और मैं पार्ट्स बनाते चले जाऊंगा। लेकिन अभी जो आपको मेन समझना है वो ये है कि हीट का मतलब क्या हुआ, थर्मल है। और थर्मल जब हीट देंगे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने की संभावना ज्यादा है। उसके बाद है कुछ ऐसे बदतमीज होते हैं जो हीट से भी नहीं टूटते हैं। कंपाउंड जो है वो बड़ी पक्की दोस्ती है उनकी। ठीक है, तो वहां आपको इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? शॉक देना पड़ता है। ठीक है, और झटका होता है। तो इलेक्ट्रिक शॉक का क्या मतलब होता है? व्हेन वी डीकम्पोज विद द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसमें जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर। आपने पानी लिया, उसको इलेक्ट्रिसिटी दी, और इलेक्ट्रिसिटी कैसे देंगे वो भी हम बताएंगे आपस में, जिसको हम इलेक्ट्रोड्स के फॉर्म में बताएंगे, कैटायंस, एनायंस और यहाँ। ठीक है, तो ये वाटर कैसे टूट रहा है भैया? अब ये आपको दे देगा 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब आप जब ये देखो, जब वो बन रहा था तब क्या हुआ था यहाँ, मैं आपको बड़ी मजेदार सी बात बताऊं, यहीं से केमिस्ट्री शुरू हो जाती है सारी। जब वो बन रहा था तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हाइड्रोजन थे, और जब वो टूटा तब भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ही दिए उसने। जब वो बन रहा था तो उसके पास एक मूल था, एक मॉलिक्यूल था ऑक्सीजन का, और जब वो टूटा तब भी उसने एक ही दिया। तो ये सिमेट्रिकल होते हैं। हम इनके सिमेट्री समझ आ गई तो केमिस्ट्री एकदम समझ आ जाती है, फिर आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब फोटो इलेक्ट्रिक, ये वो बदतमीज होते हैं जिनको ना सुनने, किसी के लड़ाने पर फर्क पड़ता है, ना इलेक्ट्रिक शॉक से फर्क पड़ता है। ये जब तक विश्वास नहीं करेंगे, अपनी आंखों से नहीं देखेंगे कि कुछ ऐसा है, तब तक ये विश्वास नहीं करते हैं। तो ये कौन से हैं? फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इसका सबसे एग्जाम्पल, मस्त एग्जाम्पल होता है सिल्वर क्लोराइड, है ना, प्रीशियस मेटल। प्रीशियस मेटल है ना सिल्वर क्लोराइड। तो वो दोस्ती जो बड़ी प्रीशियस है, बड़ी प्रीशियस है, तो बिना देखे नहीं मानेगी कि लड़ाई करनी है कि नहीं करनी है। समझ गए आप? बात समझ गए? तो इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। तो ये आपको देगा सिल्वर प्लस क्लोरीन, और जब आप इसको बनाएंगे तब भी यही रिएक्शन उल्टा चलेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है बच्चों? तो आपको समझ आएगी कि जो डिकम्पोजिशन है उसमें हीट, इलेक्ट्रिक और फोटो का यूज होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अब हम दूसरी टाइप में चलते हैं इसी के। ये सब पार्ट थे डिकम्पोजिशन के। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पार्ट में। ये आपके पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये जिंदगी की तरह ही चल रहे हैं आपके पास, ये दिखाता हूं मैं अभी आपको। पहले दोस्ती हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर टूट गए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अलग हो गए, तन्हा अकेला, तन्हा तन्हा अकेले हो गए। पर सवाल ये था, अकेले तो जिंदगी चलनी नहीं है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट वाली कहानी होगी। ठीक है, तो वो दो दोस्त, हमने क्या किया, ये दो दोस्त मिले, कॉम्बिनेशन हो गया, फिर टूट गए, अलग अलग हो गए। यहां तक बात समझ आएगी? दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये कह रहा है कि भैया हम अकेले तो नहीं रह सकते, और फिर वो दोबारा दोस्त बन गए। अब मदर नेचर ने बोला ये तो बड़े बदतमीज है, दोबारा दोस्ती करी जा रहे, लड़े, मैंने तो लड़ाए थे ये, तो दोबारा कैसे करें? तो उसने बोला डिस्प्लेस कर देती हूँ। मतलब दोनों के पास ऑप्शन है, उनके पास उन्होंने एक एक दोस्त और भेज दिया। दो लोग थे ना, दो लोग और भेज दिए, तो आपस में दोस्ती हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है व्हेन एन एक्टिव मेटल, एक्टिव सब्सटेंस displace less reactive
या लेस एक्टिव सब्सटेंस। जब एक एक्टिव सब्सटेंस दूसरे को चेंज कर देता है, इसका मतलब क्या है? मान लो आपके पास ए बी एक दोस्त थे और सी डी दो दोस्तों की जोड़ी थी, ठीक है। इनमें जो सी है वो चालू है, बहुत एक्टिव है, ठीक है। और ये याद आपको शायद मुझे लगता है कि नाइन्थ और सेवन्थ और एट्थ में पढ़ाया होगा कि जब हम किसी भी कंपाउंड को लिखते हैं तो उसमें केटाइन पहले लिखा जाता है और अनाइन बाद में लिखा जाता है। मतलब मेटल पहले लिखा जाता है, नॉन मेटल बाद में लिखा जाता है। पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट पहले लिखा जाता है, नेगेटिव चार्ज एलिमेंट बाद में। तो मान लो हम ये ले रहे हैं कि एक जो मेटल है वो ज्यादा एक्टिव है, एक के बेस पर ही बार 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 क्यों लेंगे, ठीक है। ये बदतमीज है, ठीक है। तो ये बोलता है नहीं नहीं यार इसके साथ क्या लेना है, कोई फायदा तो हो नहीं रहा मेरे को डी के साथ। मैं क्या करता हूँ, और यहाँ जो ए बचा रहा है ये सीधा सा आदमी है मेरी तरह, ये खतरनाक है। तो देन इट डिस्प्लेसेस ए। तो इसने नया रिएक्शन नया कंपाउंड क्या बना दिया, सी बी। अब यहां से क्या हुआ, ए अकेला बच गया, सी तो छोड़कर बी के साथ चला गया था, यहां से डी बच गया। एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, यहाँ ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, ठीक है। तो उसने कहा देखो यार मैं पॉजिटिव तुम नेगेटिव, वो तो चला गया जिसने जिसने जाना था, तो हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं एंड इट विल फॉर्म यू। और ये जिंदगी की हकीकत है, अकेला कोई नहीं रहता, सब डिस्प्लेस होते हैं, ठीक है। तो हाउ इट अकर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके लिए जब हम अपने दूसरे वीडियोस में पार्ट में पढ़ेंगे, तो यहाँ आपको एक सीरीज याद करनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं केदारनाथ का माली आलू जरा नीले फीके से पकाता है। इस सीरीज को मैंने थोड़ी और अमेंड किया है, थोड़े से और डेवलप किया है, जिसमें से दो तीन एलिमेंट जो हैं वो पहली वाली गाने में नहीं आया करते थे। पहले था केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, फिर आया केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। हमने इसको और अमेंड भी किया है, जिसमें से हमने केदारनाथ का माली आलू जरा नीले फीके से पकाता है। फिर मैंने एक और बनाई है सीरीज, तो वो सीरीज में उसी वीडियो में दिखाऊंगा, बताऊंगा, और उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि वो कैसे चलता है। तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मैं इसका एग्जांपल ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा एंड इट विल फॉर्म यू फेरस सल्फेट, और ये कॉपर बेचारा अकेला से रह जाएगा। अगर जिनकी क्लास 10th की क्लासेस स्कूल में हो चुकी हैं तो उनको ये प्रैक्टिकल करके दिखाया होगा कि एक सॉल्यूशन लिया गया होगा, उसमें एक नेल कील डुबाई गई होगी, तो थोड़ी देर के बाद उसका सॉल्यूशन कलर चेंज हो गया होगा। आई एम नॉट गोइंग टू इन डेप्थ, मैं बीच में नहीं जाऊंगा, हम उसी टाइम पे करेंगे इसको जब वीडियो आएगा ये पूरा वाला। तो सिर्फ ये समझ गए हम कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे काम करता है और क्यों काम करता है, ठीक है। ये हमारे रिएक्शन थे, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर भी और भी आएंगे अभी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तीन यहाँ आगे, अब नेक्स्ट पेज पे हम लेके जा रहे हैं टाइप सी आगे। ये जा रही है सांप सीढ़ी का खेल चलता हुआ, और फिर हम यहाँ आगे और यहाँ से हम पहला ले लेंगे, ठीक है। टाइप्स ही हैं ये, तो घबराना नहीं, ये ऊपर तीन टाइप्स होगी, अब ये फोर्थ टाइप आपकी यहाँ आ रही है। और जो फोर्थ टाइप है उसमें से दूसरा रिएक्शन है आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसका जनरल फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पहले लिख दिया था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ए बी सी डी इज इक्वल टू सी डी सी बी ए डी। वैसे ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पर मैंने जनरल में वो ले लिया और आपको एग्जाम्पल सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ उन्होंने अलग अलग कर लिया, वरना हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब आप हायर क्लासेस में चले जाओगे तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, चाहे एक को बदलो चाहे दो को बदलो या दो को आपस में बदल दो, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला वही बन गया, ए बी प्लस सी डी गिव यू ए
डी प्लस BC या CB। ठीक है, यहां तक बात समझ आएगी बच्चों। अब चले हम आगे, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट का। व्हेन दे चेंज देमसेल्फ, तो यहाँ आ जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। अगर आ गया ना वो महंगा प्रीशियस, ये जो खतरनाक रिएक्शन होते हैं सब ये महंगे महंगे वाले लोग करते हैं। मतलब जिंदगी में भी ऐसे होता है, कांड बड़े बड़े अमीर लोग करते हैं, फंसता आम आदमी है। ऐसे ही होता है ना, बड़े बड़े ठेकेदार कांड कर जाते हैं और गरीब आदमी बेचारे अपने फ्लैट ढूंढते रहते हैं। पंजाब में तो बहुत होता है ना ऐसे। तो यही वो पंजाब में क्या पूरी दुनिया में यही चला होता है। तो जैसे आजकल अमेरिका और ईरान की वॉर है, तो तेल तो अमेरिका को चाहिए, परेशान पूरी दुनिया कर रखी है। ठीक है, तो पूरी दुनिया में कांड यही हो रहा है। तो यही है, बड़ी मछली हमेशा छोटी को खा जाती है। दैट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहां तक बात आ गई बच्चों। अब हम यहाँ एक छोटा सा याद रखना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक छोटा सा पार्ट होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये एक अलग कैटेगरी निकाल दी गई है, वैसे ये निकालनी नहीं चाहिए थी पर निकाल दी गई है। तो उसके लिए आपको प्रेसिपिटेट का मतलब समझ आना चाहिए। प्रेसिपिटेट इट इज अ salt or substance which do not dissolve in solution, वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता जिसमें वो बनाया गया है। वैसे मैं हमेशा एक गलत एग्जांपल देता हूँ पर काम आता है कि दूध में नींबू डाल दो तो वो पनीर, वो मिल्क फैट अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। तो वो जो फैट है वो अब आप दोबारा जितनी मर्जी कोशिश कर लो पानी और उसको मिलाने की, वो एक दूसरे में दोबारा दूध नहीं बनाएंगे। ये मैंने ऐसे एग्जांपल दिया, फिर इसका एग्जांपल सेटल नहीं हो रहा है ये, पर समझ सकते हैं सिंपल से लेमैन को समझाने के लिए। ठीक है जी, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और वो बाद में उसकी सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सबको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद एक और रिएक्शन होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। पर मजेदार बात है, इन दोनों को हमने जोड़कर बोल दिया रिडॉक्स, क्योंकि ये साइमल्टेनियस होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि रिडक्शन अकेली हो और ऑक्सीडेशन अकेली अकेली हो, पर इनकी डेफिनेशन अलग होती हैं। तो पहले हम ले लेते हैं ऑक्सीडेशन। तो जब मैं ऑक्सीडेशन शब्द बोल रहा हूं तो आपको कोई चीज याद आ रही है? ऑक्सी 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 बोलते जाओ, ऑक्सी ऑक्सी ऑक्सी, तो एकदम याद आ रहा है ऑक्सीजन। तो ये वो रिएक्शन है जो हम ऑक्सीजन के बेस पर बता सकते हैं। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? अ रिएक्शन इन विच देयर इज एन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन आपको एक मजेदार सी बात बताता हूं कि जब केमिस्ट्री बनाई जा रही थी, जब पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स की खोज हो रही थी, अलग अलग एलिमेंट्स खोजे जा रहे थे, तो वहां एक प्रॉब्लम हुई कि हम उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कैसे पता करें। उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को कैसे पता चले। तो उन्होंने क्या किया, जो उस टाइम पे केमिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि एक एलिमेंट को एक बार ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के देखा और एक बार हाइड्रोजन से रिएक्ट करा के देखा। जिसे रिएक्ट करा के देखा एक बार ऑक्सीजन से और एक बार हाइड्रोजन से, और उसके बेस पर उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज को समझा। फिर उनके आगे उनको कैटेगराइज किया कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये मेटल मेटल को जब रिएक्ट किया तो मेटल ऑक्साइड बन गए। फिर उन्होंने देखा कि उस मेटल ऑक्साइड को उन्होंने पानी में डाल दिया। उसको कहां डाल दिया? पानी में। तो वो बेस की तरह एक्ट करना शुरू कर गए। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जितने भी मेटल है उनके ऑक्साइड जो होंगे वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, ऐसे उन्होंने जब नॉन मेटल्स उठाए, मतलब एक एलिमेंट उठाया, उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया और उसको पानी में डाल दिया, तो जो अगले चीज आई वो एसिडिक एसिड शो कर रहे थे। तो वहां से यहाँ पता चला कि यार एक एलिमेंट को डाला पानी में तो बेस की तरह एक्ट कर रहा है, दूसरे को डाला तो वो एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। इसका मतलब इनकी नेचर डिफरेंट है। तो उन्होंने जो बेसिक वाले थे उनको मेटल्स बोलना शुरू किया, बाद में दूसरों को नॉन मेटल बोलना शुरू किया, क्योंकि प्रॉपर्टी डिफरेंट थी।
कुछ एक मेटल उनको ऐसे भी लगे जो रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे, तो मतलब यार ये तो बड़ी डिफरेंट गलत बात होगी। तो उन्होंने उनको रिएक्ट कराया हाइड्रोजन से, और वहां से आपके पास बने हाइड्राइड्स। क्या बने? मेटल हाइड्राइड्स, नॉन मेटल हाइड्राइड्स। ठीक है, फिर उनकी प्रॉपर्टीज को चेक किया कि वो कैसे, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो मैं उसकी डेप्थ में अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये केमिस्ट्री का वो चीजें बता रहा हूँ जो शायद 6th और 7th क्लास में बता देनी चाहिए थी कि हम कैसे पता चलता है। पर चलो एनी हाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन है ही नहीं, तब कैसे पता चलेगी ऑक्सीडेशन है? तो व्हेन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो वो ऑक्सीडेशन ही होगी। उसको क्या बोला उन्होंने नाम? ऑक्सीडेशन। और दूसरा उन्होंने लिया बड़ा बदतमीज सा, रिडक्शन। अब बेस तो उन्होंने ऑक्सीजन बनाया था, बेस तो क्या बनाया था? ऑक्सीजन। तो रिड्यूस का, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिड्यूस का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और अब ऑब्वियसली जब हमने पहले वाले में हाइड्रोजन लिया तो यहां भी लेंगे, तो इसका उल्टा ही चलेगा, तो इसको हमने बोल दिया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ। तो ये बन गया हमारे पास रिडक्शन। इसके अलावा भी आगे कुछ रिएक्शंस ऐसे भी थे जिन, अब जैसे जैसे जिंदगी बढ़ती है हम और एक्सपीरियंस करते हैं, तो बाद में उन्हें पता चलेगा यार कुछ रिएक्शन हमेशा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही ना रिएक्ट करेगी। तब उन्होंने 3 इसकी डेफिनेशंस और बनाई। वो थी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जो हम इनकी जब इन डेप्थ करेंगे तब बात करेंगे उसको। तो मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन के बेस पर कैसे किया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि वहां मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होते हैं। अब इसके बाद एक और हमारे पास था कॉन्सेप्ट, और वो थे टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। तो ये मैं थोड़ा अलग से लिख रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बेस पर हम कैसे डिफाइन कर देते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन को। तो ये दो हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, जो हर रिएक्शन में आपको बताया जाता है। और उसमें पहला है एक्सोथर्मिक और दूसरा है एंडोथर्मिक। ठीक है जी। एक्सोथर्मिक, एग्जिट, एक्स मीन्स एग्जिट, और किसका एग्जिट? एग्जिट ऑफ एनर्जी। So any chemical reaction in which heat is evolved, जिसमें की हीट बाहर को निकलती है, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो इसमें एक याद रखना, और मतलब एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ऑल रिएक्शंस विद ऑक्सीजन, विद ऑक्सीजन, लेकिन ऑल कौन सी ऑक्सीजन? इन कंप्लीट कंबस्टन, ये याद रखना, कंप्लीट कंबस्टन, बिकॉज रिएक्शन विद ऑक्सीजन को हम यूजुअली यही बोलते हैं कंबस्टन, जलना, फूक गया, जल फूक गया। ठीक है, कंप्लीट कंबस्टन। लेकिन कंबस्टन भी बहुत सारे तरीका के होते हैं, कंप्लीट कंबस्टन, इनकम्प्लीट कंबस्टन, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो। सो यहाँ थोड़ा सा आपको आगे जाके समझाऊंगा मैं कि कैसे होता है। जरूरी नहीं कि हमेशा आग ऑक्सीजन से लगती है। ठीक है, देर आर अदर थिंग्स जिससे आग लग जाती है, दिल में भी लग जाती है और दिमाग में भी लगती है, तो वो हम समझाएंगे कि कैसे लगेगी। ठीक है, गॉट इट। तो उसमें जब भी आप जलाओगे तो आपको हीट नजर, जैसे वैक्स कैंडल को जलाया तो हीट प्रोड्यूस हुई, लकड़ी को जलाया, कोयले को जलाया, वो सारे हम इस रिएक्शन में करेंगे। उसके बाद है एंडोथर्मिक, ई एन, इसका मतलब है एंट्री ऑफ हीट। तो वो सारे रिएक्शन इन विच द हीट इज
एब्जॉर्ब्ड, वो हीट के बिना नहीं रिएक्ट करते हैं। तो यहां याद रखना, ऑल decomposition reactions are endothermic in nature। उन सब में हीट चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि जिनको भी तोड़ना है तो आग लगानी ना तुमने, तो भी उसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब टेम्परेचर लो होता है। ठीक है ना? तो ये वैसे ही है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो भड़क पड़ते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, एक्सोथर्मिक हीट निकाल दी। जितने चालाक लोग होते हैं जो दुनिया में तोड़ने का काम करते हैं वो ठंडे होते हैं। ठंडे का मतलब इमोशनलेस पीपल होते हैं। समझ गए? तो ये आप जोड़ सकते हो जब आप एग्जाम में बैठे होंगे, तो ये बहुत काम आएगी। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के रिएक्शंस एंडोथर्मिक इन नेचर होते हैं, इजॉल्व होते हैं। जैसे आप जैसी नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है, तो टेम्परेचर ले लेती है, डाउन कर देती है। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। तो दे आर ई फॉर एंडोथर्मिक और ई फॉर इमोशनलेस। ठीक है? एक्सोमत एग्जिट और एक्जिमत हीट इवॉल्व। ठीक है? यहां तक बात समझ आई? तो ये हम जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो केमिस्ट्री को इसी तरीके से सिखाया जाता है ताकि आप एग्जाम में बैठकर आप उसको इंटर रिलेट कर सको, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, हर बार आप इतना रिएक्शन को याद नहीं किया जा सकता। ठीक है? यहां तक बात समझ आ गई? गॉट इट? अब हम एक और चीज पे जा रहे हैं। इन सब रिएक्शंस का कुछ इफेक्ट्स इन डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में आपको जब बात करेंगे तो वहां पहला है कॉन्सेप्ट कोरोजन। हे राम! कोरोजन, तो इट मींस स्लो ईटिंग ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है? और नेक्स्ट है, इसी का दूसरा पार्ट है रस्टिंग, विच इज स्लो ईटिंग ऑफ आयरन। तो ये याद रखना कि क्रोजन का ही पार्ट है रस्टिंग, अलग नहीं है भाई। ये समझ गए? ये अलग नहीं है। नेक्स्ट है इसी में रेंसिडिटी, और रेंसिडिटी भी वही है। दैट इज व्हाट इज रेंसिडिटी? दैट इज द, अब ये दोनों खराब हो रहे हैं ना, क्रोजन का मतलब भी खराब होना, रेंसिडिटी का भी मतलब खराब होना, ओ सॉरी रस्टिंग का मतलब, तो रेंसिडिटी का भी मतलब खराब होना। लेकिन ये एलिमेंट्स के साथ काम कर रहा है, ये फैट्स के साथ। सो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स, ऑयल और फैट्स। ठीक है? सो दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है? अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था? जलना। और यहां भी चीजें, तो जब भी हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं या काम करते हैं तो वो चीजें खराब ही होती हैं। इवन यू पीपल, हम भी, हमारा जीवन कैसे चल रहा है? इन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो जितनी ज्यादा हम ऑक्सीजन लेते हैं उतने ज्यादा हमारे बॉडी में कंबस्टन होती है। ठीक है? तो यहां मैं एक बहुत बड़ी मजेदार सी बात बोल रहा हूँ कि ऋषि मुनि ये कहते थे कि अलोम विलोम करो। आप सांस गहरा लो और देर से छोड़ो। ठीक है? तो उसका मतलब क्या है कि जो हमने ऑक्सीजन ली वो कंप्लीटली हमारी बॉडी ने यूज की। अब जब हम उसको रोकेंगे और आराम से सांस लेंगे तो कंबस्टन की प्रोसेस है जो वो स्लो होगी, शरीर में स्लो होगी, तो आपकी एज बढ़ जाएगी। क्योंकि वैसे भी फिलोसफिकल कहते हैं जीवन क्या है, जीवन में हमारी सांसें गिनी हुई हैं, हमारी सांसें गिनी हुई हैं। तो सांस का मतलब क्या हुआ? हमने एक बार इनहेल किया और एक्सहेल किया। अब मैं क्या कर रहा हूं? अगर मैं इनहेल और एक्सहेल की प्रोसेस को लंबा खींच देता हूं, फ्रीक्वेंसी कम कर देता हूं, मतलब 1 मिनट में जहां मैंने 10 बार सांस लेनी है अब मैं 3 बार ले रहा हूं, उससे क्या हो जाएगा? मेरी आयु बढ़ जाएगी। एंड दैट इज ऑक्सीडेशन। एंड हियर आई एंड विद माय लेक्चर। मैं यहाँ ये वाला टॉपिक
ओवरव्यू ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 को एंड कर रहा हूँ। अगले वीडियोस में हम इनको एक एक करके एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन वीडियोस को वही बच्चे देखें जिन्होंने आगे साइंस या आगे सच में इन टॉपिक को समझना है, क्योंकि जब मैं इनको टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो मैं +1 +2 को टच करूंगा जाकर, तो हो सकता है कि बच्चे वहां बोर हो जाएं कि यार हमने 10th में इतना ही पढ़ना था और यही कहानी है। पर लेट मी टेल यू वन थिंग, आने वाले टाइम पे इस बार 10th का पेपर इजी आया था, मतलब सिंपल था, साइंस का पेपर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, पर आगे आने वाले मुझे लगता नहीं कि वो वैसा होगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने इस वे से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, पर मैं अपना काम कर रहा हूँ। वीडियोस को हम +1 +2 को टच करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, और विद योर लाइफ में टच करके दूंगा ताकि आप समझ पाए उस एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए। मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप अपनी ही लाइफ के साथ उसको रिलेट करके समझ सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच इतनी देर सुनने के लिए। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा।